हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट टाइम हमने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया, आरएमएस स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया, इवन एनर्जी ऑफ मोलेक्यूल ऑफ अ गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन हमने डिराइव किया। आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हमें यहाँ पे कोई लॉ डिराइव नहीं करना है, इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर बुक। दिख रहा है ना? ओके, नहीं दिख रहा है। इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर बुक, लेकिन हमें देखिए, हमें कोई लॉ प्रूव नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। देखिए, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह से भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा है, इज इक्वल टू 3/2 kT। आपको मालूम है कि ये जो एवरेज स्पीड है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एवरेज मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, इट इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ एम, ये तीनों तीन रख सकते हैं, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। किसकी जगह रखा? वी स्क्वायर बार की जगह। हाफ एम इंटू दिस, क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 kT। ओके, नाउ यहां पे आप देख सकते हैं कि इफ मोनोएटॉमिक गैस इज विथ अस, मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस सिंगल एटम होता है, तो उसके लिए जो मोशन है मोलेक्यूल का वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होता है। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉसिबल। ये स्टेटमेंट से पहले यहां कुछ लिखना है हमको, जो मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ मोलेक्यूल टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, probability for a molecule to move in all direction is same. Probability to move in all direction is same. So we can say that Vx square, Vy square, Vz square all are equal, and therefore I can write, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सबकी जगह अगर मैं ये डाल दूँ तो 3 times हाफ एम Vx स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT लिख सकते हैं ऐसा, एंड देयरफॉर हाफ एम Vx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज ऑफ हाफ एम Vx स्क्वायर इज 1/2 kT, विच इज इक्वल टू, एज Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz, यू कैन राइट average translational kinetic energy for all possible independent motion। आप इस तरह से लिख सकते हो, शायद टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू हाफ kT। मोलेक्यूल विच इज फ्री टू मूव इन स्पेस, मतलब जिसको स्पेस में घूमना है, इट रिक्वायर्स 3 coordinates to specify it, to specify its location. So molecule free to move in space needs 3 coordinates to specify its location. If it constrained to move in plane, it needs 2 coordinates to specify its location. प्लेन में either xy plane तो xy coordinate चाहिए, yz plane तो yz coordinate चाहिए. And if it is restricted to move in a single line, straight line, either along x-axis, y-axis, z-axis, then it needs 1 coordinate.
Generally, gas molecule move in free space. They perform translational motion. So here, motion of body as a whole from one point to another point is called translational. Translational किसे कहते हैं? If particle is moving from one point to another point, that is called a translational motion. Clear? Thus, a molecule free to move in space has three translational degrees of freedom. Three translational degrees of freedom. देखिए, यहाँ पे हमने हाफ एम बी स्क्वायर लिखा, थ्री पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, half m vx square, half m vy square, half m vz square. One motion is possible along x axis, y axis and z axis. Three possible motion along x, along y, along z. So molecule possess energy by three possible ways. By three possible ways: half m vx square, half m vy square, and half m vz square. And for each possible independent motion, energy associated is same, which is half kBT. For each possible independent motion, energy associated is equal, which is half kBT. दिख रहा है? Which is half kBT. इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. मतलब टोटल एनर्जी क्या था? 3/2 kBT. बट फॉर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ kT. फॉर मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑल्सो हाफ kT. फॉर मोशन अलॉन्ग जेड एक्सिस ऑल्सो हाफ kT. इसे कहते हैं law of equipartition of energy. Okay, so each translational degree of freedom, these are each translational degree of freedom. Degree of freedom मतलब possible independent motion. तो each translational degree of freedom contains square of some variable of motion. Square of some variable motion. Clear or not? Square of some variable of motion. Molecule of monoatomic gas like argon have only translational degrees of freedom. लेकिन अगर डायटोमिक गैस आ गया, जैसे CO है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, डायटोमिक गैस आ गया, तो क्या होगा? तो डायटोमिक गैस such as oxygen, nitrogen, clear? तो इसके लिए डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा? तो डायटोमिक गैस, उसमें दो मोलेक्यूल में दो एटम्स होंगे. क्या क्या हो सकता है? ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है. ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. मतलब मोलेक्यूल पोजेस थ्री ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 degrees of freedom associated with rotational motion. Now rotation is possible about if these two are lying along x-axis. Rotation you have to consider along y-axis and along z-axis. Along x-axis rotation हम ignore करेंगे. So if it is a diatomic molecule, rotation is possible only along x and y axis. If it is they are lying along z axis. If these two atoms are lying along x axis, you can consider rotation along y and z. About this axis, suppose angular speed is omega 1 and moment of inertia is I1. About this axis, angular speed is omega 2, moment of inertia is I2. Then rotational kinetic energy जो available है, पॉसिबल है, वो होगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अबाउट रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस एंड हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. दिस आर पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन. सो दिस आर पॉसिबल एनर्जीज एसोसिएटेड विद दिस इंडिपेंडेंट मोशन. सो दिस आर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो मोलेक्यूल हैज 2 rotational degrees of freedom, each of which contributes a term to the total energy. ओके, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो ट्रांसलेशनल तो होगा ही, पर साथ में रोटेशनल भी होगा. ट्रांसलेशनल तो होगा ही, पर साथ में रोटेशनल भी होगा. हमने यहाँ पे रिजिड रोटर कंसीडर किए, मतलब ये दोनों वाइब्रेट नहीं करते हैं, रिजिड रोटर. तो रिजिड रोटर क्या करते हैं? सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे या रोटेशन करेंगे. इफ 2 molecules are over here like,
तो रोटेशन यू कैन टेक अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस, बट अबाउट लाइन पासिंग थ्रू दिस टू एटम्स रोटेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है पर मस्त है एकदम मजानो है। अगर आप यहां पे वाइब्रेशन कंसिडर करते, इफ दिस इज नॉट अ रिजिड रोटर, वाइब्रेशन होगा अगर, तो तीन टाइप के मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल मोशन ऑसिलेशन में आता है, जो हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अभी आप याद रखना ऑसिलेशन, सपोज ये डिस्टेंस जो है, ये पार्टिकल जो है इट इज ऑसिलेटिंग सपोज ऑन वाई एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, कंसिडर this is y axis, this is x axis, this is z axis, they are vibrating, so their y coordinate will change। तो y coordinate जिस रेट से चेंज होता है वो मूल एटम की खुद की वेलोसिटी होती है, खुद की स्पीड होती है। तो जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, इट इज हाफ m वेलोसिटी ऑफ एटम इज गिवन बाय dy बाय dt। क्लियर? देखिए ट्रांसलेशनल करेगा उससे तो ये वेलोसिटी है, लेकिन जो वाइब्रेशन करेगा तो एट एनी मोमेंट ये स्पीड होगा dy बाई dt स्क्वायर। एंड और एक हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो, वाइब्रेशन में वो नहीं स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, तो ये एनर्जी लेनी पड़ेगी हाफ के वाई स्क्वायर, जहाँ पे के फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर। मतलब अगर वाइब्रेशन होगा तो देर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब 2 पॉसिबल वे दैट मोलेक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। तो बेटा टेंशन मत लेना, ध्यान से देखो, पूरा मैं लिस्ट बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिख लो आप लोग, लिखना है तो। अब देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, अब ध्यान से देखना। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो मोलेक्यूल पजेस, अब मोलेक्यूल तो होगा नहीं, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम आर्गन, तो इट कैन परफॉर्म ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। So energy associated with translational motion is half m vx square, आप ऐसे एवरेज लिख सकते हैं, हाफ m vy स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाफ m vz स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शायद ये आपको नहीं दिखेगा, लास्ट में यहाँ कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, यस थोड़ा सा नहीं दिखता है, अब देखिए ठीक है, दिख गया एक बार, ओके लिख लो आप। चलो पकड़ के रखता हूँ मैं। नाउ इसको थोड़ा नज़दीक भी ले जाते हैं तो ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चों, नाउ मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, विथ ईच पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन एनर्जी एसोसिएटेड कितना होता है, हाफ के टी। सो देर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ के टी। जैसे हर एक ट्रांसलेशनल के साथ हाफ के टी एनर्जी अवेलेबल है, वैसे ही हर एक रोटेशनल मोशन के साथ, हर एक वाइब्रेशन के साथ भी हाफ के टी एनर्जी अवेलेबल है। ये हम प्रूव नहीं करेंगे, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस बुक, पर याद रखना। देखिए मैं बताता हूं आपको, कंफ्यूज मत होइए। डायएटॉमिक गैस अगर होगा तो टोटल एनर्जी में ट्रांसलेशनल भी आएगा, और रिजिड रोटर होगा तो वाइब्रेशन नहीं करेगा, रोटेशन करेगा। तो ट्रांसलेशनल की 3, रोटेशनल की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देयरफॉर ये जो टोटल एनर्जी है इट विल बी 5 टाइम्स, विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड इज के टी, सो इट इज 5/2 के टी। लेकिन डायटोमिक गैस अगर होगा लेकिन विदाउट रिजिड रोटर, मतलब वाइब्रेशन पॉसिबल है, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल होगा। विथ ट्रांसलेशनल 3 टाइम्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ रोटेशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड विथ वाइब्रेशनल ऑल्सो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल की 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आई, हाफ I1 ω1 स्क्वायर, हाफ I2 ω2 स्क्वायर। इसकी 2 कैसे आई, इसमें जो है देखिए, इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज होती है, इधर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी था, हाफ m dy/dt स्क्वायर एंड हाफ ky स्क्वायर। ये ध्यान रखना। फिर भी विथ ईच पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन
जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो हाफ KBT होती है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 3 + 2 + 2 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये जो एनर्जी है वो 7 टाइम्स हाफ KBT होगा, 7 टाइम्स हाफ KBT होगा, और ये होगा आपका 7/2 KBT। ये याद रखना, दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ डायएटॉमिक गैस। ओके, सो here each quadratic term occurring in the expression for energy is a mode of absorption of energy by molecule। मतलब यहाँ पे जो molecule है, there are 7 modes by which molecule can absorb energy। Here there are 5 possible independent way that molecule can absorb energy। Here 3 possible independent way that molecule, अरे molecule energy absorb करेगा तभी तो वो it is in the form of different forms of energy। Clear or not? With each possible independent motion, energy associated is half kT। For each translational mode of motion, energy associated is half kT। Clear? So the most elegant principle of classical statistical mechanics first proved by Maxwell। मैक्सवेल कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो मैथमेटिशियन था, लेकिन उसने प्रूव किया मैथमेटिक्स के यूजिंग मैथमेटिक्स विथ ईच पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन। आइदर इट इज ट्रांसलेशनल, ये टी की जगह 3 लिख सकते हो, रोटेशनल में लिख रहा हूँ यहाँ पे हाफ I1 ω1² हाफ I2 ω2²। इसकी जगह मैंने लिखा ये 3 टर्म आप यहाँ लिख देना। विथ ईच पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ KT, ये याद रखना, ठीक है। इट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट, ये जो मैंने लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इट इज अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर से मैं बता रहा हूं, मोनोएटॉमिक गैस कैन परफॉर्म ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, मीन्स इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z। डायटोमिक गैस ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशन भी करेगा। अगर रिजिड है तो वाइब्रेशन हम इग्नोर करेंगे। तो रोटेशन इज पॉसिबल इफ 2 मोलिक्यूल्स लाइज अलोंग x एक्सिस, रोटेशन इज पॉसिबल अलोंग y एंड z। तो 3 ट्रांसलेशनल तो है ही, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे, और अगर रिजिड रोटर नहीं है तो वाइब्रेशन भी होगा। तो ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशन होगा और वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो इट हैज ट्रांसलेशनल के साथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन के साथ 2 और वाइब्रेशन के साथ भी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आते हैं। ठीक है बच्चों? सो दिस इज द वे यू कैन राइट दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्पेसिफिक हीट्स। कितने हर एक चैप्टर में स्पेसिफिक हीट आता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए, molecule of monoatomic gas has only 3 translational degrees of freedom। molecule of monoatomic gas, specific heat for monoatomic gas, molecule of monoatomic gas has 3 translational degrees of freedom। Thus the average kinetic energy, average energy of molecule at temperature T, average energy कितना होगा? Because it has 3 degrees of freedom, with each degree of freedom energy associated is half kT। So average energy associated with each molecule इतना होगा। average energy associated with each molecule is 3/2 kT। For 1 mole how much energy is associated? So total internal energy of 1 mole of such gas, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है, पर गैस में हम पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर करते हैं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इतना होगा, Na इंटू के बी इज R, तो इट इज 3/2 RT। दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी इफ यू रिमेंबर। और आपको याद होना चाहिए कि CV जो था वो du/dt था, याद कीजिए फॉर 1 मोल। तो ये du/dt क्या हो जाएगा? 3/2 R। एंड फॉर ऑल आइडियल गैसेस Cp माइनस CV हमने प्रूव किया था R। तो Cp क्या हो जाएगा? R प्लस CV। CV क्या है? 3/2 R, तो ये हो जाएगा 5/2 R। ये याद रखना। हो गया फॉर मोनोएटॉमिक गैस। एंड गामा क्या होता है? Cp/CV।
गामा होता है Cp/Cv, तो Cp/Cv क्या होगा 5/3। चलिए डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस ध्यान देना, डायटोमिक गैस में सिमिलरली एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मोलिक्यूल, अगर रिजिड रोटर है, रिजिड रोटर है तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मोलिक्यूल, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मोलिक्यूल, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मोलिक्यूल कितना होगा 5 टाइम्स हाफ kT, तो 5/2 kT फॉर 1 मोल। इंटरनल एनर्जी क्या होगा Na इंटू 5/2 kT। अगर आपको याद हो तो हमने ये इसी चैप्टर में, शायद इसी चैप्टर में डिराइव किया हुआ है ना, इस चैप्टर में नहीं, लास्ट चैप्टर में, कि Cv जो होता है वो du/dt होता है और ये हो जाएगा 5/2R एंड Cp-Cv R होता है। इस चक्कर में आपको Cp मिल जाएगा 7/2R हो जाएगा, यस और नो, 7/2R हो जाएगा। क्लियर। फॉर रिजिड रोटर क्या होगा, रिजिड रोटर के लिए बोलिए, रिजिड रोटर के लिए गामा इज Cp/Cv 7/5 विच इज 1.4। क्लियर और नॉट। तो इस तरह से यहाँ पे क्यों स्पेसिफिक हीट डायटोमिक में ज़्यादा होती है, मतलब डायटोमिक में टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस हमें इतना हीट देना पड़ता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे हमें इतना ही हीट देना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो जो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो 100% ट्रांसलेशनल में ही जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन को ही बढ़ाता है, तो वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर फास्ट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपको हीट कम देना पड़ता है। डायटोमिक गैस में क्या है, ट्रांसलेशनल के साथ साथ जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी, वो ट्रांसलेशनल में थोड़ी जाती है, थोड़ी रोटेशन में जाती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ता है, किसमें, डायटोमिक गैस में। अब डायटोमिक विदाउट रिजिड रोटर, रिजिड रोटर का आपने लिख दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ विदाउट रिजिड रोटर, ये पूरा लिख लेना रिजिड रोटर के लिए। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 7, तो 7/2 kT हो जाएगा फॉर 1 मोल, यहाँ 7 लिख देते हैं, ये 7 हो जाएगा। क्लियर और नॉट। तो ये हो जाएगा 7/2R और ये हो जाएगा 9/2R और ये हो जाएगा 9/7। क्लियर और नॉट, 9/7 जो भी आता है। क्लियर। तो गामा इज 9/7। क्लियर और नॉट, गामा इज 9/7। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है बुक में, गामा इज 9/7 कैपिटल आर लिखा है, कैपिटल आर मिटा देना। अब पोली एटॉमिक गैस में क्या होता है, पोली एटॉमिक गैस में देखिए ध्यान से, फॉर पोली एटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक डायटोमिक जनरली क्वेश्चन आते हैं, पोली एटॉमिक के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी फॉर पोली एटॉमिक गैस, मतलब डायटोमिक नहीं, मोनोएटॉमिक नहीं, ट्राइएटॉमिक हो सकता है। फॉर पोली एटॉमिक गैस ध्यान देना, जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो तो आइदर अलोंग एक्स वाई जेड स्पेस में ही पॉसिबल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल मोशन के साथ, अब पोली एटॉमिक है तो रोटेशन में टेक प्लेस अबाउट एक्स वाई और इट में टेक प्लेस अबाउट जेड, तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे एंड वाइब्रेशनल नॉट डिसाइडेड, फिक्स नहीं है, तो लेट f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, फिर फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT, फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 kT, यहाँ पे भी 3/2 kT और यहाँ पे हो जाएगा f/2। और वाइब्रेशन में देखिए ध्यान से, विथ ईच वाइब्रेशन देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, याद है ना, हाफ m dy/dt स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर, मतलब फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड इज दिस। फॉर वाइब्रेशन, f वाइब्रेशन, तो एनर्जी एसोसिएटेड इज f टाइम्स kBT, देखो यही लिखा होना चाहिए, यही है। तो फॉर 1 मोल हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 kBT, 3/2 kBT f kBT इंटू Na, kB इंटू Na क्या होगा R, तो 3/2 RT, 3/2 RT। क्लियर। तो इट इज 3 RT प्लस f kBT f RT, यस और नो। तो यहाँ पे 3 प्लस f RT हो जाएगा। अब du/dt करेंगे तो CV मिलेगा 3 प्लस f इंटू R, क्योंकि du/dt में ये तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1,
यस और नो? 7/2 आर कॉन्स्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। सिमिलरली Cp माइनस Cv इज आर, क्लियर और नॉट? तो 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस आर, सो 4 प्लस एफ इंटू आर हो जाएगा, ये Cp हो जाएगा, क्लियर? ये Cp हो जाएगा। सो दिस इज द वे आप गामा भी निकाल सकते हैं। क्या है गामा? 4 प्लस एफ बाई 3 प्लस एफ, 4 प्लस एफ बाई 3 प्लस एफ। तो इस तरह से बच्चों ये आप डायटोमिक गैस के लिए, मोनोएटोमिक गैस के लिए, पोली एटोमिक गैस के लिए Cp Cv एंड Cp बाई Cv फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग गैस के लिए आपको ये सब दिया हुआ है। देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल थर्मोडायनेमिक्स का कनेक्शन करके देता हूँ। देखिए आप, मैंने आपको बताया था, पता है कि ये जो ग्राफ्स है, सपोज कौन सा आइसोथर्मल के लिए, कौन सा एडियाबैटिक के लिए, तो जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबैटिक के लिए है, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल के लिए। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ कि इसमें से कौन सा ग्राफ आर्गन के लिए है और कौन सा ऑक्सीजन के लिए, अगर दोनों एडियाबैटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आर्गन के लिए कौन सा, ऑक्सीजन के लिए कौन सा? तो आपको पता होना चाहिए dp बाई dv जो हमने लिया था ना, वो माइनस गामा p बाई v लिया था, शायद ऐसा कुछ था। जिसके लिए गामा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। अब गामा किसके लिए ज़्यादा है? देखिए मोनोएटोमिक के लिए या डायटोमिक के लिए। देखिए गामा 5/3, 5/3 मतलब 1.66, ओके, एंड डायटोमिक के लिए इट इज 7/5 मतलब 1.4 रिजिड रोटर हो। तो गामा जो है वो मोनोएटोमिक के लिए ज़्यादा है, मतलब स्लोप जो ज़्यादा है वो आर्गन के लिए होगा, जो कम है वो ऑक्सीजन के लिए होगा। गामा मोनोएटोमिक के लिए ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायटोमिक, अभी हमने डिराइव किया हुआ, देख लो आगे। ओके बच्चों, सो दिस इज द वे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, अब सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल मोशन तो होता नहीं है, सॉलिड में सिर्फ क्या हो सकता है बोलो, वाइब्रेशनल मोशन, एंड वाइब्रेशन कैन टेक्स प्लेस अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस। सो देयर आर 3 पॉसिबल वाइब्रेशन, क्लियर? तो यहां पे फॉर ईच वाइब्रेशन अलोंग एक्स, वाइब्रेशन में क्या होता है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होता है। तो फॉर ईच वाइब्रेशन एनर्जी इज kBT, वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन 3 वेज, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा पर मोलिक्यूल 3 kBT इंटू Na, तो ये 1 मोल का हो जाएगा, तो 3 RT हो जाएगा। तो du/dt क्या हो जाएगा बोलो, 3R हो जाएगा, ये Cv हो जाएगा, क्लियर और नॉट? तो यही हमने, ये C जो हमने निकाला था 3R, वो लास्ट चैप्टर में हमने ये निकाला था। देखिए तब मैंने बोला था कि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। देखिए सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड। पहली बात, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड, क्लियर? ये बात हो गई। अब सुनिए, ईच एटम कैन वाइब्रेट अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, 3 पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, विथ ईच पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन एनर्जी इज हाफ kT। लेकिन ये 3 वाइब्रेशन है, फॉर ईच वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, कैसे, हाफ m dy/dt², काइनेटिक एंड पोटेंशियल, विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT, यहाँ पे भी हाफ kT, तो टोटल हो जाएगा kT, क्लियर? इस तरह से, तो ये हो जाएगा kT फॉर ईच एटम, 3 टाइम्स kT फॉर ईच वाइब्रेशन अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, तो 3 टाइम्स हो गया। फॉर 1 मोल Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फॉर अ सॉलिड स्पेसिफिक हीट du/dt क्या होगा, 3R होगा। सपोज वाटर है, वाटर, तो वाटर में कितने होते हैं, H2O, 3 एटम होते हैं, तो एक एटम के लिए 3R, तो 3 एटम के लिए कितना हो जाएगा बोलिए, 9R, क्लियर? क्या हो जाएगा, 9R स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज द वैल्यू ऑब्जर्व्ड एंड द एग्रीमेंट इज वेरी गुड, क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से आप ये 9R कर सकते हैं, क्लियर? ये दिस इज स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, तो ये आपको याद रखना है। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज मीन फ्री पाथ। देखिए, देखो बच्चों, मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो वो अभी हमें पढ़ना है।
फ्री पाथ किसे कहते हैं? सी, number of molecules in a gas, this number is very large, so molecule performs continuously random motion. मतलब सपोज कोई मोलेक्यूल यहाँ से कोलिजन करने के बाद इस तरफ गया, फिर इससे टकराया, इससे टकराने के बाद सपोज वो इस तरफ गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो यहाँ से ऐसे गया, फिर वो सपोज ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया. मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, इज कॉल्ड फ्री पाथ. एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि सारे फ्री पाथ की लेंथ एक जैसी होगी नहीं, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोलेक्यूल between two successive collision is called mean free path. उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ. अब बच्चों ये सोचिए कि दो मोलेक्यूल कोलिजन कब करेंगे? when they will come in contact, मतलब उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा? व्हेन दे कोलाइड, उनके बीच डिस्टेंस होगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ मोलेक्यूल. बच्चों इफ यू टेक सेंटर ऑफ दिस मोलेक्यूल इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस d, तो इस स्फीयर को कहेंगे स्फीयर ऑफ कोलिजन. मतलब जितने मोलेक्यूल्स के सेंटर इस स्फीयर की सरफेस पे होंगे वो सारे सेंटर वाले के साथ क्या करेंगे? कोलिजन. तो टेक्निकली हम ऐसा बोलते हैं कि जितने मोलेक्यूल ये स्फीयर के अंदर, मतलब जितना मोलेक्यूल का सेंटर इस स्फीयर की सरफेस पे है उसको हम बोलेंगे जितने मोलेक्यूल ये स्फीयर के अंदर होंगे उतने मोलेक्यूल ये सेंटर वाले के साथ कोलिजन कर सकते हैं. इस स्फीयर को कहते हैं स्फीयर ऑफ मोलेक्यूलर एक्शन, स्फीयर ऑफ कोलिजन. अब देखिए, कंसिडर वन मोलेक्यूल is moving with some average speed. Suppose one molecule is moving with some average speed v. अब ये मोलेक्यूल एवरेज स्पीड v से चल रहा है, तो ये मोलेक्यूल डेल्टा टी टाइम में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सिर्फ यही मोलेक्यूल मोशन में है, बाकी सारे मोलेक्यूल्स जो हैं वो स्टेशनरी है. So focus on a single molecule moving with average speed v bar. It will suffer collision with any molecule. That come at a distance d. मतलब दोनों मोलेक्यूल्स के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना होगा? d. उन सभी के साथ ये वाला मोलेक्यूल क्या करेगा? कोलिजन करेगा, जिनका सेंटर इसके सेंटर से कितना दूर है? d जितना दूर है. क्लियर? इन डेल्टा टी टाइम ये मोलेक्यूल सपोज कितना आगे बढ़ेगा? तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? स्पीड इनटू टाइम. तो ये जो मोलेक्यूल है इन डेल्टा टी टाइम कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा? तो ये मोलेक्यूल आगे बढ़ेगा v बार इंटू डेल्टा टी. सो दिस मोलेक्यूल विल मूव फॉरवर्ड बाय v बार इंटू डेल्टा टी और एवरेज स्पीड इंटू डेल्टा टी. तो कहना इससे कि ये मोलेक्यूल ने इतना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया. समझना आप. तो कह रहे इससे जितने मोलेक्यूल्स का सेंटर ये सिलेंडर की सरफेस पे है, आगे हमने स्फीयर लिया, अब यहां पे हम सिलेंडर ले रहे हैं, जितने मोलेक्यूल्स के सेंटर इस सिलेंडर की सरफेस पे है, जितने मोलेक्यूल्स के सेंटर इस सिलेंडर की सरफेस पे है, वो सारे मोलेक्यूल ये सेंटर वाले के साथ क्या करेंगे? बोलिए, कोलिजन करेंगे. ये सारे मोलेक्यूल ये सेंटर वाले के साथ क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे. टेक्निकली हम ऐसा कहेंगे कि ये सारे मोलेक्यूल्स जो हैं वो ये सिलेंडर के अंदर ही हैं. अब मुझे बताइए इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना? ये सिलेंडर जो है उसका रेडियस d है और d क्या है? डायमीटर ऑफ मोलेक्यूल. पर ये सिलेंडर का रेडियस क्या है? d. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया. कितना है लेंथ?
एवरेज वी इंटू डेल्टा टी। एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस और नो। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सपोज यूनिट वॉल्यूम में जितने मोलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी। तो पाई डी स्क्वायर एवरेज वी डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम कितने होंगे बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है सिलेंडर में, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज n इंटू पाई डी स्क्वायर एवरेज वी इंटू डेल्टा टी। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ये है, ठीक है। जितने भी मोलिक्यूल्स है उनके साथ ये सेंटर वाला क्या करेगा, कोलिजन करेगा। जितने भी मोलिक्यूल्स है ये सभी मोलिक्यूल्स के साथ ये सेंटर वाला क्या करेगा, कोलिजन करेगा, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में कितने कोलिजन्स हुए, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए। तो डेल्टा टी टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो ये रहा, n पाई डी स्क्वायर एवरेज वी डेल्टा टी। तो यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हुए, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट टाइम, क्लियर, नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम, और यू कैन से इतने कोलिजन डेल्टा टी टाइम में हुए। तो एक कोलिजन कितने टाइम में होगा, तो हम लेंगे कि टाइम इंटरवल फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा, डेल्टा टी कट हो जाएगा, टाइम इंटरवल फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन ये रहा, दिस इज द टाइम इंटरवल फॉर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्लियर। अब दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो जो मीन फ्री पाथ है उसे क्या कहते हैं, एवरेज टाइम है। तो मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, देखिए ये स्पीड है और ये टाइम, मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड और टाइम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मीन फ्री पाथ इज एवरेज वी इंटू टाउ। व्हाट इज एवरेज वी इंटू टाउ, एवरेज वी कट हो जाएगा। ये कैसे आया बच्चों, पता चला, बिकॉज दिस इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम से, क्लियर। एज दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जिसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। बच्चों याद रखना, मीन फ्री पाथ इन सम ऑफ द बुक डिनोटेड बाय एल बार, इन अवर बुक इट इज डिनोटेड बाय एल, सिंपली एल, मीन फ्री पाथ। हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया कि सिर्फ यही मोलिक्यूल मोशन में है, बाकी सब स्टेशनरी है, तो ये सबके साथ टचिंग करके आगे बढ़ेगा। मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन की सारे मोलिक्यूल मोशन में है, मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन जो हमारे सिलेबस में नहीं है विल गिव यू दिस आंसर, मीन फ्री पाथ का ये आंसर देगा, L इक्वल टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, क्लियर, L इक्वल टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ओके। और बच्चों ये समझना, आपको पता है P इक्वल टू एन के टी मैंने डिराइव करवाया था, याद कीजिए। अरे ये था ना PV इक्वल टू एन के बी टी, क्लियर। तो n/v स्मॉल n, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n/V। तो n की जगह P/kT डाल दो, n की जगह P/kT डाल दो, n की जगह P/kT डाल दो, आ गया √2 P पाई डी स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13.9, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ फॉर अ वाटर मोलिक्यूल इन वाटर वेपर एट 373 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दे दिया 373 केल्विन, ओके। एंड प्रेशर जो होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्लियर और नॉट। तो यहाँ से आप, उन्होंने लिखा है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.41 अबो, इक्वेशन 13.41 अबो, क्लियर और नॉट। तो यहीं से हम ये निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसकी एक्सरसाइज का वीडियो भी मैं नेक्स्ट टाइम बना के डाल दूंगा, तो जिनके भी सिलेबस में ये चैप्टर है वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, गुड बाय।